बेटा पढ़ क्यों रहे हो? कि सर शादी करनी है। मतलब जॉब नहीं लगेगी तो शादी नहीं होगी। अब जो बच्चा सिर्फ इसलिए पढ़ रहा है कि शादी हो जाए मेरी जॉब लगने से, पर्पज ऑफ लाइफ इतना बड़ा होना चाहिए कि इसका फायदा धरती के हर इंसान को होना चाहिए। सपने वो नहीं होते जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त हरीबी पॉजिटिव। ए वार्म एंड प्लेजेंट वेलकम टू एचएस लर्निंग वाइब्स। दोस्तों, आज के हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट थे मिस्टर कयूम सर, जिनसे हमने सक्सेस की रियल डेफिनेशन को जाना, जिनसे हमने कैरेक्टर क्या होता है, इंडिविजुअलिटी क्या होती है, और साथ ही साथ हमारे आज के इस जीवन में समस्याओं से कैसे सुलझें उनके बारे में जाना। सो वेलकम करते हैं हमारे वन एंड ओनली गेस्ट मिस्टर कयूम सर का। वी आर सो ग्लैड टू सी यू हियर सर। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। इट्स माय प्लेजर। सर, हम देखते आ रहे हैं कि चूरू में जो इंग्लिश का क्रेज आया है आपकी वजह से, सर आपका कैसा सीन था कि आपने कैसे स्टार्ट करी ये जर्नी सर अपनी इंग्लिश टीचर की? सर इंग्लिश की in 2009 I started this journey. Actually, in 2009 I wanted to do MBA. तो I belong to basically a very simple village named दाखल सर। तो वहाँ से मुझे MBA करना था। तो MBA करने के लिए और एंटायर फैमिली शिफ्टेड जयपुर in 2009। तो जब मैं MBA करने वहाँ पहुँचा और when I was taking admission in MBA, तो मुझे वहां लगा कि यार इंग्लिश के बगैर तो पॉसिबल नहीं है। तो मैंने वहां के जाके एनवायरनमेंट देखा कॉलेज के अंदर, तो अच्छा इंग्लिश का एनवायरनमेंट था। और वहां जाके पहुंचा तो मुझे अपने आप को मैंने इंग्लिश के अंदर बहुत वीक देखा। तो मैंने सोचा कि पहले इंग्लिश मुझे इंप्रूव करनी चाहिए अपनी। तो आई जॉइंड इंस्टीट्यूट, अमेरिकन इंस्टीट्यूट। वहां गया मैंने क्लासेस ली। जब मैंने 2 महीने वहां पे क्लासेस ली और डेडिकेशन के साथ क्लासेस लिया, अपना 100% दिया, तो मेरी डेडिकेशन को देख के और 2 महीने के बाद ही मुझे ऑफर आ गई अमेरिकन में टीच करने की, पढ़ाने की। मेरा वहां पे इंटरव्यू हुआ, उसके बाद मैं वहीं रह गया। तो ये ऐसा था कि जैसे एक गॉड का प्लान था और एक मेरा प्लान था। आई वांटेड टू डू MBA, और MBA को छोड़ के फिर मैं इसी में रह गया, और फिर वहीं से अपनी इस जर्नी को मैंने स्टार्ट किया 2009 के अंदर। अच्छा, जो भी मैं करना चाहता हूँ वो तो आप छोड़ के आए सर, MBA। या अच्छा, लाइक सर टीचर बनना ही क्यों चुना सर? ऐसा आपका पैशन था? जैसे होता है ना कि एक अंदर से पैशन आता है, एक बंदे का एक अंदर से ग्रिट होती है कि मुझे टीचर ही बनना है। नहीं, चाइल्डहुड के अंदर मैंने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि पापा आर्मी में थे। तो ऐसा था कि आर्मी के अंदर ऑफिसर बनना है, क्योंकि सारी प्रिपरेशन चल रही थी। लेकिन फिर जब अमेरिकन में गया, वहां पे जाके मैंने इंग्लिश सीखी और मुझे वहां पे जब ऑफर मिली टीच करने की, तो फिर वहीं से एक अंदर से अपने आप बनता गया और फिर टीचर पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। और अभी तक इसी फील्ड के अंदर आई एम टीचिंग। आपने बताया आप पिताजी ऑफिसर में, आर्मी ऑफिसर में, उसमें थे, आर्मी में। तो सर वो लाइफ कैसी होती? क्या ये नॉर्मल लाइफ से अलग होती है आर्मी वालों की? वो क्या थी कि उसको अच्छी तरीके से देख लिया था। ठीक है, पापा के साथ भी रहे थे, तो फिर ऐसा था कि कुछ और करना है। ठीक है, क्योंकि आर्मी को अच्छी तरीके से देख लिया था, तो इसलिए इस फील्ड के अंदर फिर मन बना लिया। तो क्या सर लाइफ अलग अलग होती है जो ये आर्मी वाली होती है और अपने बोलते हैं वो काफी डिसिप्लिन्ड होते हैं? डिसिप्लिन का काफी अच्छी डिसिप्लिन्ड लाइफ होती है वो। अच्छा, अगर अपन सिविल से उसको कंपेयर करें तो काफी डिसिप्लिन होता है उसमें। अच्छा, वेल सर, जैसा कि आपने देखा कि आप स्पिरिचुअल भी काफी, गॉड से भी काफी कनेक्टेड रहते हैं, तो ये क्या बाय चांस था कि जैसे आपने अभी पहले ही बताया कि गॉड्स प्लान को आपने फॉलो करा, आपका प्लान MBA करने का था, तो फिर क्या सर स्पिरिचुअलिटी रियल में है? क्या क्या सेंस है स्पिरिचुअलिटी का सर? देखो, इसके पीछे एक इवेंट जुड़ा हुआ है। व्हेन आई वाज इन 7th स्टैंडर्ड, तो मेरी दीदी गॉट मैरिड। आई हैव 2 सिबलिंग्स, 1 ब्रदर एंड 1 सिस्टर। मेरा जो भाई है वो मेरे से 3 साल छोटा है। तो जब व्हेन आई वाज इन 7th स्टैंडर्ड, एज आई टोल्ड यू कि दीदी की शादी हो चुकी थी, पापा वाज इन आर्मी। तो भाई छोटा था, मैं, मम्मी और मेरा भाई तीनों घर पे रहते थे। उस टाइम व्हेन आई वाज इन 7th स्टैंडर्ड, तो मम्मी बीमार रहते थे। तो मेरे दिमाग में एक चीज आ गया कि अल्लाह मेरी मम्मी को मेरे से कभी भी दूर कर देगा, उठा सकता है। बीमार, इतनी ज्यादा बीमार रहते थे। तो व्हेन आई वाज व्हेन आई यूज्ड टू गो टू आउट ऑफ द होम, दोस्तों में जाता था, वहाँ पे कुछ ऐसी बातें होती थी जो बातें नहीं होनी चाहिए थी।
तो मैं जब गैदरिंग में जाता फ्रेंड्स की, तो मुझे एक दिमाग में चीज बैठ गई थी, अगर मैंने इनकी बात गलत बात सुनी तो अल्लाह मेरी मम्मी को मेरे से दूर कर देगा। क्या बात, अच्छा। अगर मैंने कोई भी गलत काम किया तो वो मेरे को अपनी मम्मी से दूर कर देगा। तो मैं फिर बुराइयों से दूर होता गया और गॉड के कनेक्ट होता गया। फिर मैंने प्रेयर स्टार्ट कर दी और ये चीजें मुझे उससे बहुत ज्यादा कनेक्ट हो गया मैं, क्योंकि दिमाग में ये बैठ गया था अगर कोई भी काम गलत किया, कुछ ऐसी चीजें मैंने देखी, अगर कोई ऐसी चीज सुनी या कोई ऐसी चीज गलत की मैंने, तो मुझे अपनी मम्मी से दूर कर देगा। ये इससे धीरे धीरे मैं गॉड से कनेक्ट होता गया। अच्छा, बिलीफ सिस्टम आपका बन फिर गया, वो स्ट्रॉन्ग होता गया, बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता गया। अब तो मेरे हिसाब से आप पूर्ण रूप से ईश्वर पे विश्वास रखते हैं कि भगवान ही सब कुछ है। एग्जैक्टली, आई डू बिलीव। मेरा एक बिलीफ सिस्टम जो गॉड पे है वो बहुत ज्यादा है। ग्रेट सर, सो इंस्पायरिंग सर। सर एक जो हमने देखा कि आज का जो एजुकेशन सिस्टम है सर, जैसा ये वाला पूरा एजुकेशन सिस्टम अलग है कि स्कूल में बच्चे जाते हैं तो वो जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन इधर बच्चे आते हैं तो फिर वो घर पे नहीं जाना चाहते हैं। तो आपका क्या एजुकेशन सिस्टम अलग है कि वही रखते हैं आप चीज? ठीक है, एजुकेशन का सबसे पहले मैं आपको एजुकेशन की डेफिनेशन बताता हूँ। एक अपने घरों पे देखा होगा, एक्चुअली मैंने ये चीजें काफी क्लोजली नोटिस करी है कि एक लड़का पढ़ना चाह रहा है और एक लड़की पढ़ना चाह रही है। उसका पापा लड़की से ज्यादा लड़की को इम्पोर्टेंस दे रहा है, लड़की से ज्यादा लड़के को इम्पोर्टेंस दे रहा है। क्योंकि उसका मानना है कि लड़की को तो शादी करनी है, उसको तो बर्तन धोने, उसको करना ही क्या है लाइफ में। तो हियर आई वुड लाइक टू टेल यू कि एजुकेशन का मतलब जॉब लेना या पैसे कमाना नहीं है। एजुकेशन आपको आपकी पहचान देती है, एजुकेशन आपकी आइडेंटिटी को बिल्ड करती है, एजुकेशन आपको सोचना सिखाती है, एजुकेशन आपकी सोच को बड़ा करती है, एजुकेशन आपको फर्क करने की एबिलिटी देती है। एजुकेशन से ही आप सही और गलत के अंदर डिफरेंशिएट कर पाते हो, विजडम। एग्जैक्टली। तो एजुकेशन का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ पैसे कमाना और सिर्फ जॉब करना। एजुकेशन आपको एक बड़ी सोच देती है और कुछ नया सोचना सिखाती है। तो दिस इज द एजुकेशन। और अपन जब इस सर्किल से बाहर निकलते हैं तो फिर अपनी फुल पोटेंशियल इसके अंदर यूज होती है और आपको फिर इसमें पढ़ाई करने में मजा आने लग जाता है। आज का स्टूडेंट सिर्फ ये पढ़ रहा है कि मैंने काफी स्टूडेंट्स को देखा है, आई आस्क्ड टू देम, आप पढ़ क्यों रहे हो? कि सर शादी करनी है। मतलब जॉब नहीं लगेगी तो शादी नहीं होगी। अब जो बच्चा सिर्फ इसलिए पढ़ रहा है कि शादी हो जाए मेरी जॉब लगने से, ये सिर्फ पैसे कमाना, तो फिर वो चीजें उसके अंदर आएगी नहीं और फिर उसे पढ़ाई से प्यार नहीं होगा। मैं इन सब चीजों से हटा के बच्चों को पढ़ाता हूँ तो बच्चों का इंटरेस्ट इसके अंदर आ जाता है। यहाँ से जाना बच्चे पसंद नहीं करते। तो दिस इज द एक्चुअली पर्पज, मेन पॉइंट दैट व्हाट आई अंडरस्टूड व्हाट इज द एक्चुअल एजुकेशन। रियल में सर ये आगे चल के काम आती है, बिकॉज वो तो फिर बोलता है ना कि अगर वो शादी हो गई फिर क्या, अगर उस चीज को पा लिया फिर क्या, पर्पस इतना छोटा है अपना जीवन का। Exactly. फिर क्या। तो सर आपने अपना जीवन का पर्पस क्या बनाया? कि आपका बेसिकली आपकी बातों से तो लग रहा है शादी करना तो आपका मेन पर्पस नहीं था, तो फिर आपका रियल पर्पस? सर देखो, पर्पस मेरा ही नहीं, किसी भी इंसान की लाइफ का पर्पस यही होना चाहिए, ठीक है ना। हमारी देखो 3 चीजें मैं आपको बताऊंगा। एक तो हमारी नीड हमारा पर्पस ही नहीं होना चाहिए, नीड हमारी पर्पस ही नहीं होना चाहिए। अब नीड क्या क्या है? गाड़ी हमारी एक नीड है, वो हमारी लाइफ का पर्पस ही नहीं होना चाहिए। घर हमारी लाइफ हमारी नीड है, ये पर्पस ही नहीं होना चाहिए। ये आप लोग जितना अच्छा आपकी नीड हो सकता बड़ी है, किसी इंसान की नीड बड़ी हो सकती है। एक इंसान की नीड हो सकता है नोकिया फोन है और एक इंसान की नीड आईफोन है। तो अगर आपकी नीड है तो आप इसे ले लो, कि आपकी लाइफ का पर्पस नीड नहीं होना चाहिए। ओके। अच्छा। दूसरा, आपकी लाइफ का पर्पस टाइम बाउंड नहीं होना चाहिए। टाइम बाउंड, आर यू विद मी? जी सर। टाइम बाउंड का मतलब आपका पर्पस जैसे नहीं हो चाहिए कि मुझे 10 साल के अंदर ये चीज लेनी, तो 10 साल के बाद आप क्या करोगे? ठीक है ना। तो एक इसके अंदर एक बहुत प्यारा सा एक जुमला है, सेंटेंस है कि तुझे पाना ही मेरी जिंदगी का मकसद है, तुझे पा लिया तो मैं क्या करूंगा। ठीक है ना। अगर आपका पर्पज ही सिर्फ ये है कि इतने दिनों के अंदर आप बड़े बड़े जो लीजेंड लोग आए, महात्मा गांधी, आइंस्टीन,
प्रोफेट मोहम्मद, श्री राम, जितने भी बड़े बड़े लोग आए, वो लोग अभी दुनिया से चले गए, लेकिन उनका पर्पज ऑफ लाइफ अभी भी चल रहा है। टाइम बाउंड नहीं होना चाहिए आपका पर्पज। और थर्ड वन, आप जो भी कुछ कर रहे हो जिंदगी में, उसका बेनिफिशियरी जो है ना दूसरे लोग होने चाहिए। अच्छा। आपकी पर्पज ऑफ लाइफ ये होना चाहिए कि मैं जो कुछ कर रहा हूं उसका फायदा सिर्फ मेरे पेरेंट्स को और मेरी फैमिली को नहीं हो, दुनिया के हर एक इंसान को उसका फायदा हो। सेल्फिशनेस ना हो, सीधी सी बात। आइंस्टीन का फायदा हमें अभी आज भी हो रहा है, आज भी हो रहा है। महात्मा गांधी का फायदा आज भी अभी होना है, आज भी हो रहा है। तो आपका पर्पज ऑफ लाइफ जरूरत नहीं होनी चाहिए, आपका पर्पज ऑफ लाइफ टाइम बाउंड नहीं होना चाहिए, और आपका पर्पज ऑफ लाइफ जो आप कुछ कर रहे हो उसके बेनिफिशियरी और लोग भी होने चाहिए। तो मेरा पर्पज ऑफ लाइफ यही है कि मैं ऐसा कुछ यहां से करके जाऊं कि मैं दुनिया से भी चला भी जाऊं तो मेरे जाने के बाद भी मेरा पर्पज ऑफ लाइफ चलता रहे, लोगों को मैं यहां से जाने के बाद भी काम आऊं। So this should be the purpose of life। अच्छा, इसका फायदा क्या होगा? जब आप इन तीनों चीजों को लेके लाइफ को स्पेंड करोगे तो एक तो आप जेलसी से बाहर निकल जाओगे, जेलसी, कंपैरिजन से बाहर निकल जाओगे। आर यू विद मी? क्योंकि एक इंसान का पर्पज ऑफ लाइफ सिर्फ उसकी जरूरत, उसकी नीड है, ठीक है ना, कि मुझे बड़ा घर बनाना है, मुझे बड़ी गाड़ी लेनी है। तो इसका आउटकम हो गया, क्या होगा कि उससे बड़ी किसी के पास आ गई, अब वो जेलस, उसकी नींद खराब हो जाएगी, वो नींद नहीं ले पाएगा। तो नीड आपकी पर्पज ऑफ लाइफ नहीं होना चाहिए। आर यू विद मी? तो मेरा पर्पज ऑफ लाइफ ये है कि मैं ऐसा कुछ यहाँ पे करके जाऊं, ऐसा कुछ बोल के जाऊं, ऐसा कुछ लिख के जाऊं और ऐसा कुछ करके जाऊं कि अगर मेरे पास सिर्फ 60 या 70 साल है, मेरे जाने के बाद भी मेरा पर्पज ऑफ लाइफ चले इन द फेस ऑफ माई स्टूडेंट्स। मैं ऐसे स्टूडेंट्स को क्रिएट करके जाऊं, ऐसे स्टूडेंट्स बना के जाऊं, मेरे जैसे और लोग बना के जाऊं कि मैं चले जाऊं तो मेरे जो पोते होंगे या उनके भी पोते होंगे, उनके पास भी मेरी टीचिंग हो और वो सही उस टीचिंग को लेके अपनी लाइफ को स्पेंड करें। दिस इज माई पर्पज ऑफ लाइफ। मेरा फायदा, आई मीन मेरे को जो ईश्वर ने जो चीजें दी हैं, इसका फायदा सिर्फ मेरी फैमिली को नहीं हो, इसका फायदा, पर्पज ऑफ लाइफ इतना बड़ा होना चाहिए कि इसका फायदा धरती के हर इंसान को होना चाहिए। अफ्रीका के अंदर एक गरीब इलाका है, वहां पे भी मेरा होने का उनको फायदा होना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग हैं हमारी इस धरती पे बहुत सारे लोग हैं जिनका फायदा हमें हो रहा है, ठीक है ना। तो इतना बड़ा हमारा लाइफ का पर्पज होना चाहिए कि हमारे जाने के बाद भी लोगों को हमारा फायदा हो। और आज तो मैं ऐसा देखता हूं कि हमारा फायदा तो छोड़ो, लोगों को हमारा नुकसान हो रहा है। और इवन आई हैव सीन पीपल, स्टूडेंट्स, कि उनके होने का नुकसान उनके पेरेंट्स को हो रहा है। तो हमारा लोगों को फायदा होना चाहिए, लोगों को नुकसान नहीं होना चाहिए। और ये फायदा ऐसे पूरी धरती आपके सामने होना चाहिए, आपका जो ग्राउंड होगा वो पूरी ये यूनिवर्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरी कम्युनिटी को मेरा फायदा हो। सबसे पहले ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ मेरे इस सर्किल से मैं बाहर निकलना होगा। ऐसा नहीं हो कि मेरा फायदा सिर्फ मेरी फैमिली को। बहुत छोटी सी सोच है ये, मायोपिक सी सोच है, ये सोच नहीं होनी चाहिए। बड़े पर्पज वाले बंदे की सोच नहीं होती है कि मेरा फायदा सिर्फ मेरी फैमिली को। फिर जो थोड़ा सा बड़ा सोचते हैं वो सोचते हैं कि मेरा फायदा मेरी कम्युनिटी को। तो ये भी हमारी सोच नहीं होनी चाहिए। इससे भी बड़ा उठने की, जो इससे थोड़ा सा ऊपर उठते हैं वो सोचते हैं कि मेरा फायदा सिर्फ मेरे धर्म के लोगों को होना चाहिए। यह भी हमें नहीं सोचना। इससे बाहर निकलना है कि मेरा फायदा मेरी फैमिली के अलावा, मेरी कम्युनिटी के अलावा, मेरे स्टेट के अलावा, मेरे कंट्री के अलावा और इन सब के अलावा धरती के किसी भी इंसान को, उसको मेरा होने का फायदा होना चाहिए। जो गॉड ने हमें इतनी जबरदस्त ये बॉडी दी है, और एक तो बहुत जबरदस्त बॉडी दी है, इतना पोटेंशियल दिया है, इस पोटेंशियल के साथ हमें 60 से 70 साल का एक टाइम पीरियड दिया है। तो हम इसके अंदर कुछ ऐसा करके जाएं। सुबह उठें, मैं आपको एक चीज बताता हूं, अकॉर्डिंग टू स्टडी, जब अपन सुबह उठते हैं ना, तो सुबह उठते हैं तो रात को हमारे साथ जितने लोग सोए थे, अकॉर्डिंग टू दैट स्टडी 8 लाख लोग ऐसे थे जो रात को हमारे साथ सोए थे, वो सुबह नहीं उठते नहीं है। तो सबसे जैसे अपनी आंखें सुबह खुलती है और अपने को देखते हैं कि या मेरे को गॉड ने एक चांस और दिया है, और ये दिमाग में थॉट लेके आए कि मैं उन 8 लाख लोगों में से नहीं हूं जो मेरे साथ रात को सोए थे, वो आज नहीं उठे। इसका मतलब ऊपर वाले ने मेरे को एक चांस और दिया है। तो ये मेरे को चांस क्यों दिया है? मैं यंगस्टर से बोलना चाहूंगा कि बेटा, ये
इस ग्रेटिट्यूड का एहसास हमारे दिलों के अंदर हो कि मेरे को एक चांस और मिला है। अब ये चांस क्या मुझे स्क्रॉलिंग करने के लिए मिला है, या पूरे दिन फेसबुक पे टाइम स्पेंड करने के लिए मिला है, या आई एम सॉरी टू यूज सच वर्ड, क्या सिर्फ एक लड़की या लड़के के पीछे पूरे दिन घूमने के लिए दिया है? मैं आज यंगस्टर्स को देखता हूं, सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं, अच्छी सी ड्रेस लगाते हैं, खुशबू लगाते हैं, और जाके बाहर जाके और सिर्फ एक अपोजिट सेक्स के पीछे अपना पूरा दिन घूम के और वापस आ जाते हैं। तो हमारे होने का एहसास तो मुझे हो कि मैं क्यों हूं इस धरती पे, इस पे मेरे को एक चांस और क्यों मिला है। तो ये जब हमारे अंदर ये एक एहसास होगा हमारे होने का, फिर इंसान बड़ा सोचेगा कि मेरा होने का फायदा सिर्फ मेरी फैमिली, सिर्फ मेरी कम्युनिटी के अलावा पूरी दुनिया को मेरा फायदा मिलना चाहिए। और ये दर्द, इतनी एम्पैथी हमारे दिलों के अंदर होनी चाहिए कि अगर एक भी इंसान, अफ्रीका के अंदर एक इंसान अगर भूख से मर रहा है, उसका एहसास मुझे होना चाहिए। जिस तरीके से मेरे घर पे अगर खाना नहीं है और मुझे उसका एहसास है, मेरे पापा की प्रॉब्लम का मुझे एहसास है, मेरी मम्मी की प्रॉब्लम का मुझे एहसास है, राइट? तो ये एहसास हमें सबके लिए होना चाहिए। और जब हम ऐसा सोचना स्टार्ट कर देते हैं, तो फिर एक डिवाइन नॉलेज हमारे पास आता है और वो हमें चूज करता है। किसके लिए? इंसानों के लिए। जैसे अपन ने अपने यहाँ पे लोकल में जब अपन घड़ा लेने के लिए जाते हैं ना, एक घड़ा लेने के लिए जाते हैं, आजकल तो घड़ा इतना नहीं आम नहीं है, घड़ा लेने के लिए जाते हैं ना, तो उस घड़े को हम बजा बजा के देखते हैं, तब जाके घड़ा सोचते हैं। जब वो घड़ा हम बजा के देखते हैं कि हाँ ये कैपेबल है, तब हम उसको क्या करते हैं? खरीद लेते हैं। सिमिलरली ऊपर जो बैठा है इन सबको चला रहा है, तो जितने इंसान है उनमें से वो बजा बजा के देखता है कि मेरे जो जितने लोग मैंने बनाए उसके लिए फायदेमंद कौन है, फिर वो हमें चूज करता है। और फिर वो हम उस इंसान के लिए, जैसे दुनिया के अंदर जितने भी बड़े बड़े लोग आए हैं, जितने बड़े लोग आए, उनको ऐसे एक्सीडेंटली वो चूज नहीं हुए, उन्होंने अपनी पोटेंशियल दिखाई, उन्होंने अपनी इंटेंशन दिखाई। जैसे मैंने अभी बताया, जब ये वाली सोच लेके अपन चलते हैं, अब वो हमें चूज करता है, राइट? और उसको बोलते हैं फिर एक बोलते हैं ना कि हमारी जिंदगी के अंदर एक फरिश्ता आ गया, तो वो उसके चूज हुए बंदे होते हैं। तो ये सब कुछ होगा कब? जब हमारा पर्पज ऑफ लाइफ ठीक होगा, हमारी सोच ठीक होगी। हमें बड़ा ही सोचना चाहिए, हमें बड़ा सोचना, ड्रीम बिग बिकम बिग, सीधी सी बात। हमें बड़ा सोचना होगा। और बड़ा सोचने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो मैंने स्टार्टिंग में 3 बताई, आपकी जरूरत, आपका पर्पज ऑफ लाइफ नहीं होना चाहिए, आपका पर्पज ऑफ लाइफ टाइम बाउंड नहीं होना चाहिए, टाइमलेस होना चाहिए। आपको इतना बड़ा सोचना कि मैं जब यहाँ से अगर आज चला जाऊं, ऐसा कुछ करके जाऊं कि मेरे जाने के हजारों साल बाद भी मैं लोगों के काम आऊं। जैसे बहुत सारे लोग पास्ट के अंदर चले गए, हमारे आज भी काम आ रहे हैं उनकी बातें। दिस शुड बी द पर्पज ऑफ लाइफ। और इन चीजों को जब आप, ये सोच आपके पास आती है ना, तो फिर आप लाइफ का फ्लेवर को टेस्ट करने लग जाते हो, मजा आने लग जाता जीने का। फिर आपके अंदर से जेलसी, नफरत, ये जो सारी चीजें आपके अंदर से निकल जाती है। फिर आप क्रिटिसिज्म और प्रेज, इससे बियॉन्ड चले जाते हो। ना तो लोग आपकी तारीफ करते हैं, उसका फर्क पड़ता है, ना कोई आपकी क्रिटिसिज्म कर रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इन सब से बियॉन्ड हो जाते हो। फिर मजा आने लग जाता है जिंदगी को जीने का। दिस शुड बी द पर्पस। लाइक बोलते हैं ना सर, लोग ओवर दिखाना चाहते हैं कि और अपने आप को दिखाना, लेकिन होना चाहिए एकदम सिंपल। तो वो आपकी डिपेंड करेगा ना कि आप कौन सी सोच को ले। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया ना, एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप पैसे कमा रहे हो। एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप एक अच्छी जॉब लग जाओ। एजुकेशन आपको एक बड़ी सोच देती है। एजुकेशन आपको सोचना सिखाती है। एजुकेशन आपको सही और गलत के अंदर फर्क करना सिखाती है। अगर आपके पास एजुकेशन है तो कोई भी इंसान आपको पागल नहीं बना सकता। आपके सामने अगर आपका बिलव्ड, आपका फेवरेट इंसान भी आपके सामने खड़ा है और वो भी कुछ गलत बात बोल रहा है ना, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि ये सोच आपको एजुकेशन ने दी। और इंटेलिजेंस क्या होती है? बॉडी ऑफ नॉलेज ऑफ बॉडी इज नॉट इंटेलिजेंस। बात को बहुत ध्यान से सुनना। इंटेलिजेंस, बॉडी ऑफ नॉलेज, बॉडी ऑफ नॉलेज इज नॉट इंटेलिजेंस। एक इंसान को यह पता है कि अमेरिका का वित्त मंत्री क्या है, अगर उसे ये पता है तो ये इंफॉर्मेशन है,
ये इंटेलिजेंस नहीं है। अगर अच्छा, इंटेलिजेंस की डेफिनेशन आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अंदर जाओ, वहां पे जाके गूगल करो, आज पता लगेगा कि इंटेलिजेंस की डेफिनेशन ये है कि आप अपनी स्किल से, आप अपनी नॉलेज से और आप अपने एटीट्यूड से अच्छा, जो सामने जो सिचुएशन आ रही है उसको अगर आप रिजोल्व करने के अंदर, सोल्व करने के अंदर अगर आप कैपेबल हो तो आप एक इंटेलिजेंट आदमी हो। इसकी एग्जांपल देता हूं मैं आपको। अभी आप बाहर गए, आपकी बाइक किसी दूसरी बाइक के अंदर हिट हो गई, ठुक गई। राइट। अगर आप एक इंटेलिजेंट आदमी है, अब आपके सामने एक सिचुएशन आई है, इस सिचुएशन को आप इस तरीके से सोल्व करोगे कि जब आप इस मोमेंट से दोनों हटो, उसका भी नुकसान हुआ और आपका भी नुकसान हुआ, लेकिन आपने इस सिचुएशन को इतनी स्मूथली हैंडल किया कि अब जब आप दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हो तो वो भी खुश है और आप भी खुश है। उसके दिमाग में भी कोई स्ट्रेस नहीं है, आपके दिमाग में भी स्ट्रेस नहीं है। अगर आप ऐसा करने में कैपेबल है तो आप इंटेलिजेंट आदमी है। अब ये मैंने एग्जांपल दिया छोटा सा। पूरी लाइफ में पूरे दिन भर हमारे सामने जो सिचुएशन आ रही है, आपको पता है कि अमेरिका के अंदर कितने स्टेट हैं, आप टेबल बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हो, आप जो मैथ के क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से सोल्व कर रहे हो, लेकिन सामने जो सिचुएशन आई उसको आप सोल्व करने के अंदर एबल ही नहीं है। आर यू विद मी? जी जी। सो आपके सामने जो लाइफ आपको सिचुएशन दे रही है, उस सिचुएशन को अगर आप सोल्व करने में एबल हैं तो आप इंटेलिजेंट बनते हैं। और वो जो मैंने बताया, अगर आपको पता है कि मैथ को कैसे सोल्व करना है, अमेरिका का वित्त मंत्री कौन है, ये आपकी मेमोरी है, आपने अपनी मेमोरी को फील्ड किया। वो तो आईक्यू में आ गया ना एक तरीके से। इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद इंटेलिजेंस। तो दिस इज इंटेलिजेंस एंड दैट इज एजुकेशन टू माय माइंड। हो सकता है आप मेरे से डिसएग्री करें, ये मेरा परसेप्शन है, परसेप्शन। व्हाट आई हैव स्टडीड आई वुड। सर ये अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे आपने बताया मेमोरी तो एक काइंड ऑफ आईक्यू हो गई, लेकिन साथ ही जो आपने बताया बड़े बड़े लोग जो मतलब जो एक वैल्यूएबल इंसान है उनमें ईक्यू ज्यादा होती है। ऐसा भी तो होता है, जैसे गोलमैन ने बताया था कि 80% किसी इंसान के पास यदि ईक्यू है और 20% आईक्यू तो बड़ा इंसान बनता है। वो आइदर इट कैन बी ए बिजनेसमैन, नेता बन सकता है। तो ऐसा भी होता है ना सर कि अलग अलग रहती है, जैसे आप बताया करते हैं अपने लेक्चर्स में, जैसे आईक्यू, ईक्यू और पीक्यू, एसक्यू के बारे में भी। लेट मी टेल यू, एक इंसान को अगर आप रेट करना चाहो ना, ठीक है ना, कि एक अच्छी पर्सनैलिटी कौन है, एक अच्छा इंसान कौन है, उसके अंदर 4 चीजें होनी जरूरी है। 4 चीजों से एक इंसान बनता है। नंबर 1 आपका पीक्यू। पीक्यू किसको बोलते हैं? फिजिकल क्वेश्चन, आपकी बॉडी, आपकी बॉडी, जिसको 25% आपकी सक्सेस को डिटरमिन करती है, सिर्फ 25%। पीक्यू, पीक्यू अपनी हेल्थ है, जो अपनी बॉडी है, फिजिकल हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ। अच्छा, इसको अच्छा करने के लिए आपको प्रॉपर स्लीप लेनी पड़ती है, इसको अच्छा करने के लिए आपको एक्सरसाइज करनी होती है, इसको अच्छा करने के लिए प्रॉपर डाइट आपको लेनी होती है। अच्छा, और आपका लेजर टाइम कहाँ स्पेंड हो रहा है, ये चारों चीजें आपके पीक्यू को अच्छा चौथा क्या होता है? लेजर टाइम। लेजर टाइम, आपका अपने फुर्सत का टाइम कहाँ यूज करते हो। तो ये चारों चीजें आपकी पीक्यू को डिसाइड करती है, पीक्यू को अच्छा बनाती है। सिर्फ ये 25% है आपकी पूरे, अगर आप एक ह्यूमन हो, अच्छा 25%। और एक जैसे गाड़ी होती है, उसके 4 टायर होते हैं, वो गाड़ी करोड़ों की गाड़ी है, उसमें फ्यूल, पेट्रोल, डीजल भरा हुआ है, उसमें ड्राइवर भी बहुत बेस्ट बिठा रखा आपने, ठीक है, उसके 4 टायर है, लेकिन एक भी टायर में अगर हवा कम है, एक भी टायर में, तो गाड़ी चलेगी नहीं। सिमिलरली आप एक इंसान है, आपके 4 टायर है। नंबर 1 मैंने बताया आपका पीक्यू। इसको अच्छा बनाने के लिए आप चारों ये डोज लो, आप डेली करनी पड़ेगी आपको, डेली, अगर आपको एक अच्छा इंसान बनना है। नंबर 2 आपका माइंड, जिससे बोलते हैं क्या, इंटेलिजेंस। इसके भी 3 खुराक है। आपको अपने नॉलेज को रोज अपग्रेड करना पड़ेगा, एटीट्यूड को ठीक करना पड़ेगा, आपका रवैया, आप लोगों के साथ क्या रवैया आपका, और थर्ड 1 आपकी स्किल, कुछ ना कुछ आपको सीखना होगा, राइट। तो आपका दूसरा टाइप क्या बताया मैंने आपको? इंटेलिजेंस। थर्ड 1 आपका हार्ट, जिसे बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। ये तीसरा पहिया है आप इस इंसान के, इसमें भी उतना ही पानी देना पड़ेगा। अब इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन है कि आप किसी की फीलिंग्स को किस तरीके से एड्रेस कर रहे हो,
आप किसी की फीलिंग्स को कैसे एड्रेस कर रहे हो, आप गुस्सा, कितने इमोशंस होते हैं, 27 इमोशंस होते हैं टोटल, आप उनको कैसे एड्रेस कर रहे हो। तो ये आपका तीसरा टायर है, इस गाड़ी का तीसरा टायर है, जिसको आपको रोज इसमें पानी देना इसको भी वाटरिंग करना पड़ेगा। ठीक है। और चौथा है आपका स्पिरिचुअल, स्पिरिट, आपकी आत्मा, वो भी आपका चौथा टायर है। और इसका मतलब होता है कि कोई भी काम आप क्यों कर रहे हो, वाई का आंसर अगर आपका अच्छा है तो ये आपकी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, एक बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है। वो इसलिए डॉक्टर बनना चाहता है कि वो चाहता है कि मेरे पापा के पास साइकिल है, मैं अपने पापा को मर्सिडीज दिलाऊं, स्कॉर्पियो दिलाऊं, मेरा घर छोटा है, उसको बड़ा घर दिलाऊं। ठीक है। तो अब ये ऐसा करना तो कोई गलत नहीं है, ऐसा करना तो गलत नहीं है, लेकिन इस इंसान का स्पिरिचुअली क्वेश्चन बहुत डाउन है। एक दूसरा इंसान है, वो इसलिए डॉक्टर बनना चाहता है कि जब मैं पैदा हुआ था ना, तो मेरी मम्मी बताती है कि गांव के अंदर कोई हॉस्पिटल नहीं था, ठीक है ना, और मेरे गांव के अंदर डिलीवरी के टाइम औरतें मर जाती है, इसलिए मुझे डॉक्टर बनना है। तो पहला डॉक्टर बन रहा है कि मुझे पापा को, गलत तो वो नहीं है, लेकिन दोनों की स्पिरिचुअलिटी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो आपका जितना वाई जितना ऊपर होगा उतने ही आप स्पिरिचुअली ग्रो करोगे। तो नंबर 1 आपका PQ, नंबर 2 आपका IQ, नंबर 3 आपका EQ, नंबर 4 आपका SQ। ये 4 टायर हैं, और मैं इसे अपनी भाषा में बोलूंगा 4 पौधे हैं, जिसमें रोज आप वाटरिंग करोगे उतना ही इंसान ग्रो करता जाएगा। चारों बराबर ही होने चाहिए। एग्जैक्टली। जैसे फॉर्च्यूनर में अपन जो ऑल्टो का टायर नहीं डाल सकते, और अल्टो के अंदर अपन फॉर्च्यूनर का टायर नहीं डाल सकते। तो इसी तरीके से आप ग्रो करते जाओ, चारों बराबर। क्या बात है सर। साथ ही सर EQ के बारे में अपन ने बात कर ही ली सर। इसके साथ ही सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके नजरिए में सक्सेस का क्या डेफिनेशन है? क्या एक बहुत पैसे वाला इंसान ही सक्सेसफुल है, या बहुत गरीब इंसान लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा है, वो सक्सेसफुल है? लेट मी टेल यू, देखो किसी भी इंसान को अगर आपको रेट करना है कि इंसान सक्सेसफुल है कि नहीं है, उसके पास टू माय माइंड 4 वेल्थ होनी जरूरी है। अच्छा। 4 वेल्थ डिटरमाइन करेगी कि वो इंसान कितना सक्सेसफुल है। नंबर 1 मनी वेल्थ, उसके पास पैसे कितने, लेकिन पैसे कौन से। नंबर 1 क्या बताया मैंने? मनी। इतना पैसा एक इंसान के पास होना चाहिए कि वो अपनी जरूरत पूरी कर ले, और जरूरत पूरी करने के बाद उसके पास पैसे बच जाए, उसको किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े अपनी जरूरत के लिए। इतने पैसे किसी के पास हैं तो उसका पहला पॉइंट है कि हाँ वो सक्सेसफुल है। दूसरा इंसान जिसके पास टाइम वेल्थ हो, एक इंसान सिर्फ, आपने देखा होगा कि सिर्फ अपनी पूरी पोटेंशियल को पैसे कमाने में लगाया हुआ, खुद के लिए उसके पास टाइम ही नहीं है। राइट। तो आपको, आपके पास पूरे दिन में इतना टाइम होना चाहिए कि आप अपने आप को समय लगाना, आप अपने आप को समय दो। बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे कि रात को 12 बजे तक सिर्फ पैसे कमाते रहते हैं, सुबह 9 बजे 7 बजे उठ के वापस वो लगाने लग जाते हैं, सिर्फ एक ही वेल्थ के पीछे पड़े हुए, पैसा पैसा। तो पैसे के साथ साथ आपके पास टाइम वेल्थ किसी के पास है तो वो इंसान सक्सेसफुल है। थर्ड वन, उसकी सोशल वेल्थ। अच्छा। सोशल वेल्थ का क्या मतलब है कि आप जहां रह रहे हो, छोटे से बड़े के दिलों के अंदर आप बसे हुए हो, आपके पास सोशल वेल्थ थी, आपको लोग इज्जत देते हैं, रिस्पेक्ट। आपने बहुत सारे लोगों को देखा है जिनके पास टाइम वेल्थ होती है लेकिन रिस्पेक्ट नहीं होती है। उनके घर के अंदर खुद के मसले हैं, उनकी खुद की वाइफ के साथ नहीं बनती है, खुद की मम्मी के साथ नहीं बनती है, और है करोड़पति। राइट। तो आपके पास पहले तो आपकी फाइनेंशियली वेल्थ अच्छी होनी है, टाइम वेल्थ आपके पास हो, सोशली वेल्थ हो आपके पास हो, और फिर आपकी जो ना हेल्थ वेल्थ, आपकी हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए। आपके पास पैसे हैं लेकिन आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, क्या काम का पैसा? वो किस। तो जिनके पास ये चारों चीजें हो, टाइम, मनी, हेल्थ और सोशली वेल्थ, तो आप उस इंसान को रेट कर सकते हो कि हाँ ये इंसान जो ना एक सक्सेसफुल इंसान है। तो टू माय माइंड सक्सेस इज दिस। सर जैसा आपने बताया सोशल वेल्थ, बाकी तीनों तो इंसान कर सकता है,
लेकिन सोशल वेल्थ के लिए एक इंसान का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए सर। एग्जैक्टली। उसके लिए उसको काफी चीजें घोल के पीनी पड़ेगी जो लोग बोलते हैं, तो सर फिर कम्युनिकेशन को कैसे बढ़िया करें सर? देखो, कम्युनिकेशन के लिए ये तो मेरा बच्चों को भी पढ़ाता रहता हूँ। एक अच्छा कम्युनिकेटर के पास भी 6 से 7 पॉइंट होने चाहिए। अच्छा। या सबसे पहले कम्युनिकेशन ये नहीं कि आप अच्छी इंग्लिश बोल रहे हो। हाँ, ये तो कम्युनिकेशन ये नहीं है कि आप किसी लैंग्वेज को अच्छी से। कम्युनिकेशन का मतलब है कि सबसे पहले आपकी एक अच्छी लिसनर एक अच्छा कम्युनिकेटर होता है। अब लिसनर का मतलब ये नहीं है कि आप कानों से सुन रहे हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, सपोज अभी आप मेरे को सुन रहे हो, सिर्फ कान सुन रहे हैं लेकिन दिमाग के अंदर आपके पता नहीं क्या चल रहा है। हियरिंग, जिसको हियरिंग बोलते हैं। एग्जैक्टली। तो एक आप अच्छा लिसनर हो। और कौन सा? एक्टिव लिसनर हो। आप मेरे को सुन रहे हो तो सिर्फ आप मेरे को ही सुन रहे हो, अब आपके दिमाग में कुछ नहीं चल रहा है। तो सबसे पहले तो एक अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए आप एक अच्छा लिसनर हो। दूसरा पॉइंट, आप ऑनेस्टी आप में होनी चाहिए। अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूं तो बात के अंदर ऐसी इतनी मेरे अंदर ऑनेस्टी होनी चाहिए कि मैं सोचूं कि यार इस बातचीत से आपको फायदा हो जाए। राइट? तो ऑनेस्टी बहुत जरूरी है। ठीक है ना? मेरे दिमाग में कुछ नफरत आपके लिए नहीं हो, लाइक जो अंदर से वही बाहर हो। हाँ, सीधा ऑनेस्टी जरूरी है। ऑनेस्टी। नंबर 3, मेरा इंटरेस्ट सिर्फ आप में होना चाहिए। कम्युनिकेशन, एक अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए जिससे आप बात कर रहे हो उसका इंटरेस्ट सिर्फ आप में हो। जेन्युइन इंटरेस्ट होना चाहिए किसी और आप ऐसे नहीं। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, फोन पे आएगा ना तो मैं फोन को अवॉइड करूंगा। अभी इंटरेस्ट मुझे, सब्जेक्ट मेरा यू होना चाहिए। नंबर 4, एक अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए नॉन जजमेंटल आपको होना पड़ेगा। नॉन जजमेंटल का क्या मतलब है? नॉन जजमेंटल का मतलब ये है कि मैंने एक साइकोलॉजिस्ट को पढ़ा था कि इस दुनिया में कोई इंसान किसी इंसान से नहीं मिलता है, बल्कि उसकी पिक्चर से मिलता है। हमने हमारे दिमाग के अंदर लोगों की एक इमेज बना रखी है। अभी आप मेरे पास आए तो आपकी एक इमेज मेरे दिमाग में, तो मैं उससे मिल रहा हूं, आपसे नहीं मिल रहा हूं। इसी तरीके से आपने देखा होगा, कोई हमारा फ्रेंड आता है तो उससे हम हंस के बात करते हैं जैसे उसकी फेस हुई, और कोई दुश्मन आता है तो नफरत, गुस्सा। तो क्योंकि एक उस दुश्मन की हमने इमेज बना रखी है दिमाग में, और फ्रेंड के भी इमेज, उसकी इमेज से मिल रहे हैं हम। हमारे दिमाग ने जो इमेज बना रखी है उस इंसान की, उससे मिल रहे हैं। तो एक अच्छा कम्युनिकेटर क्या करता है? उसकी इमेज से नहीं मिलता है, जबकि उसी से, उसको पीछे छोड़ के फिर इन चीजों से मिलता है। तो सब चीज को छोड़ करके एकदम शून्य होकर के सुनता है। एग्जैक्टली। और 5वीं जो साइन होती है एक अच्छे कम्युनिकेटर की, वो ये होती है कि वो उसकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करता है। वो, फॉर एग्जाम्पल, अभी आपने मेरे को आके कहा कि मुझे सुसाइड करना है, तो अब अच्छा कम्युनिकेटर क्या करेगा? उसको जो कम्युनिकेटर नहीं होगा वो क्या करेगा? उसको लेक्चर, सिंपैथी देगा। एग्जैक्ट नो, उसको वो सही और गलत क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है। जबकि अभी तुम्हारे लिए जो ना ये फीलिंग्स है कि तुम सुसाइड करना चाह रहे हो, आपकी फीलिंग्स है, मुझे इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। बाद में दूं मैं लेक्चर। एक बच्चा बोल रहा है कि पापा मुझे घर छोड़ना है, तो उसकी जो अभी एट प्रेजेंट जो फीलिंग्स है उसको तुम एक्सेप्ट करो। डू अंडरस्टैंड? तो एक अच्छा कम्युनिकेटर क्या करता है? जो सामने उसकी, जो जिससे भी बात कर रहा है, उसकी जो भी फीलिंग्स है उसको एक्सेप्ट करता है। राइट? और लास्ट पॉइंट, एक अच्छा कम्युनिकेटर वो होता है जो बात को खत्म करता तो उसका कोई ना कोई रिजल्ट निकलता है, फिर कंक्लूड करता है। हाँ, कंक्लूड करता है, और आर्ग्यूमेंटेटिव नहीं होता वो। जैसी बात आर्ग्यूमेंट में जाती है, वो कोई ना कोई बहाना बन के वहां से चला जाता है। तो ये कुछ निशानियां होती है जो अच्छे कम्युनिकेटर के अंदर होनी चाहिए, जो उसको एक अच्छा कम्युनिकेटर बनाती है। लाइक आपने बताया एक अच्छा लिसनर होना चाहिए, साथ में उसके अंदर कोई ऑनेस्टी, जजमेंटल नहीं होना चाहिए, स्टीरियोटाइप, लाइक किसी के प्रति कुछ सोच, किसी से सुन करके उसने करना, और साथ ही साथ जेन्युइन इंटरेस्ट रखने वाला, मेन चीज तो ये होना चाहिए, इंटरेस्ट उसी के अंदर होना चाहिए। और एम्पैथेटिक होना चाहिए, लाइक इन द सेंस कि ताकि वो दूसरों की भावनाओं को समझ सके। अच्छा, ये एक अच्छे कम्युनिकेटर की निशानियां है सर। ये सर अपन घर पे भी कर सकते हैं फॉलो, ताकि अपने घर वाले भी, जो अपन मेनली क्या करते हैं, अपने दोस्तों को दिखाना चाहते हैं, दूसरों को इंप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन घर में भी तो ये अगर आप एक अच्छा कम्युनिकेटर बनोगे ना, तो आप जितने भी रोल प्ले कर रहे हो, अगर आप भाई का रोल प्ले कर रहे हो तो एक अच्छा भाई बन जाओगे, एक बहन का रोल प्ले कर रहे हो तो आप अच्छा बहन बन जाओगे, एक अच्छा टीचर का रोल प्ले कर रहे हो तो, अगर आपको जो रोल हमें लाइफ में चाहिए, आपको एक अच्छा टीचर मिल जाएगा, अच्छा भाई मिल जाएगा, अच्छा स्पाउस मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें अच्छे कम्युनिकेटिंग से ही होती है। ग्रेट सर। साथ ही सर
ये आज के टाइम पे है कि अच्छे दोस्त बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो आपके नजरिए में कौन अच्छा दोस्त है? कैसे परखें कि ये सही है, गलत है, या फिर अपने साथ केवल मतलब के लिए जुड़ा हुआ है? लेकिन आपने बहुत दोस्तों से मिले होंगे अपने जीवन में, आपके पास तो थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स ट्रेनिंग लेके गए हुए हैं। देखो, तो आप कैसे एक परखते अच्छा हैं? दोस्त के लिए सबसे पहले तो ये है कि उसकी नजरें बहुत ठीक होनी चाहिए। उसकी नजरें बहुत पाक होनी चाहिए। नजरिया या नजरे? नजरें। अच्छा। सपोज आप देखते हैं, मैं अभी आपको अपने घर पे लेके जाऊं, मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं कि आप मेरे घर पे जाते हो ना, तो आपकी नजर मेरी बहन के प्रति खराब है। आर यू विद मी? तो अब मैं आपको सेंस कर लूंगा, आप मेरे साथ घूम रहे हो, अगर मैं आपको देख लूंगा कि अलग जो लड़कियां हैं उसके प्रति आपका एटीट्यूड क्या है, आपकी नजरें उन पे कैसी है। मैंने अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स से एक सर्वे किया था, बहुत सारे लड़कों से मैंने पूछा, मैंने कहा बेटा आपका जो बेस्ट फ्रेंड है या आपका जो फ्रेंड है उससे आप अपनी बहन की शादी कर दोगे क्या? तो ऑलमोस्ट मेरे पास आंसर आए कि नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब वो दोस्त पता है उसको कि वो कोई दूसरी लड़की जा रही है, उसको बोलता देख माल जा रहा है, अब ऐसे लड़के के साथ मैं अपनी बहन की शादी कैसे करूंगा? और मैंने बहुत सारी लड़कियों से भी ये सवाल किया कि बेटा आप अपनी फ्रेंड से अपने भाई की मतलब अपने घर की बहू बना लोगे क्या आप? तो वो लड़की उस अपने फ्रेंड को अच्छी तरीके से जानती कि इसका क्या रहना सहना है। ऑलमोस्ट मेरे पास जो आंसर आए ना, उनका ना आया कि नहीं बनाएंगे। तो अगर आपका एक अच्छा दोस्त है तो सबसे पहले आप में उसकी देखेंगे कि उसकी नजरें कितनी पाक है। अगर उसकी लड़की वो क्योंकि उसके साथ रहता है, अगर उसकी नजरें अलग लड़कियों के लिए ठीक है तो आप उसे अपने घर पे लेके जा सकते हो, क्योंकि आप उसी फ्रेंड के साथ किसी के घर पे जा रहे हो, अगर उसकी नजरें गलत है तो फ्रेंड घर पे ले जाने के लायक नहीं है। तो पहला चीज उसकी नजरें बहुत पाक होनी चाहिए। नंबर 2, एम्पैथेटिक इंसान होना चाहिए। एम्पैथेटिक का मतलब, अब मैं आपको बताता हूं, एम्पैथी को चेक करने के लिए आप या तो किसी के साथ खाना खा लो या किसी के साथ ट्रेवल कर लो। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एम्पैथी चेक कर रहा हूं, आप मेरे साथ अभी खाना खा रहे हो और आप मेरे पे इतना एम्पैथेटिक हो रहे हो कि आप खा कम रहे हो और खिला ज्यादा रहे हो। मेरे गिलास में पानी, गिलास खत्म होने से पहले गिलास में पानी डाल रहे हो, मेरी बॉल के अंदर सब्जी खत्म होने से पहले सब्जी डाल रहे हो, मेरा इतना केयर कर रहे हो, बहुत एम्पैथी दिखा रहे हो। मैं सोचूं यार ये तो बहुत एम्पैथेटिक इंसान है, लेकिन ये धोखा भी हो सकता है। अब मैं क्या करता हूं, आपको किसी अननोन के साथ खाना खिलाने के लिए भेजूंगा, आपकी एम्पैथी उसके साथ भी उतनी है जितनी आप मेरी केयर कर रहे थे, उतनी ही उसके लिए। अब ये इंसान दोस्ती के लायक है। इक्वालिटी उसके अंदर है, इतनी एम्पैथी उसके अंदर दिखा रहा है कि दूसरे के लिए भी उतनी। अब मुझे ऐसे इंसान को खोना नहीं चाहिए, और अगर वो इक्वालिटी नहीं नजर आ रही है तो इंसान दोस्ती के लायक नहीं है। तीसरी चीज एक अच्छे दोस्त के अंदर होनी चाहिए, वो जस्ट होना चाहिए, इंसाफ करने वाला, जस्टिस हो, उसके अंदर जस्टिस बहुत हो। राइट? हाँ, आपके सामने एक तो आपका खुद का कोई फेवरेट इंसान खड़ा हुआ है और एक स्ट्रेंजर खड़ा हुआ है। स्ट्रेंजर की गलती है, स्ट्रेंजर की गलती नहीं है, आपके फेवरेट इंसान की गलती है, लेकिन फिर भी आप अपने फेवरेट इंसान का साथ नहीं दे रहे हो उसका, तो ये इंसान आपको कभी धोखा नहीं देगा। चौथी क्वालिटी एक दोस्त के अंदर होनी चाहिए, वो है कि वो बहुत मोडेस्ट होना चाहिए। शर्म, हया, लज्जा, शंका इसके अंदर कुट के भरी होनी चाहिए। दूसरों की उसकी, डू अंडरस्टैंड मोडेस्टी? तो मोडेस्टी उसके अंदर होनी चाहिए। नंबर लास्ट, गॉड फियरिंग होना चाहिए, गॉड का डर उसको होना चाहिए। जहां बैठा है क्या वो मुझे देख रहा है, गॉड कॉन्शियस होना चाहिए कि यार जहां देख रहा है। अब ये ऐसा इंसान आपके लिए बहुत अच्छा है, ये धोखा नहीं देगा आपको। तो लाइक सर आपने बताया, जैसे मान लीजिए गलती हो ही जाती है इंसान से, इस जो आज के टाइम पे स्टिमुलस इतना ज्यादा है कि इंसान भटक ही जाता है, तो सर अपनी पर्सनालिटी में ऐसा क्या करें कि जो अपने गलती, अपना बैड इमेज कर लिया है लोगों के साथ ना सामने, उसको कैसे सुधार सकते हैं सर? हाउ कैन वी इम्प्रूव दैट थिंग? सबसे पहले आपको अपने नजर के अंदर देखना है, आपने जो गलतियां हुई आप उसको रिग्रेट हो रहा है तो समझ लो वो धुल गई अब। अच्छा, रिग्रेट करना, रिग्रेट अगर आपको हो रहा ना
आपने लाइफ में बहुत गलतियां करी है, बहुत गलतियां करी है। अब आपको इसका एहसास है और आप सुधरना चाह रहे हो। अगर आप अपनी नजर में सुधर गए और आपको रिग्रेट है, गिल्ट है, आप लोगों की नजर में सुधर जाओगे और आपकी इमेज अपने आप अच्छी हो जाएगी। तो रिग्रेट इज द बेस्ट वे टू लाइक क्रिएट ए गुड इमेज इन द माइंड्स ऑफ द पीपल। लाइक हाँ, अगर किसी चीज को अपन ने एक्सेप्ट कर लिया कि तब फिर उस चीज से ऊपर उठ जाएंगे। कभी लोग क्या करते हैं, एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। नहीं, हमने तो कोई गलती नहीं करी, हम तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। फर्स्ट एक्सेप्टेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एग्जैक्टली। Well, sir, it was a great session with you, sir. Thank you. So glad to see you. Thank you Thank so you much, so sir, much. for coming here. Thank you, sir. Thank you.